गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा 11th क्लास आरबीएससी के लिए हम 4th चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। नेटवर्क समतल के अंदर गति क्लियर, या इसी को हम द्विविमीय गति के नाम से भी जानते हैं। अब देखिएगा अगर हम कल की क्लास की बात करें तो कल की क्लास में हमने प्रक्षेप्य गति के बारे में डिस्कस किया था और हमने यह देखा था कि हमने एक इक्वेशन को इस्टेब्लिश किया था कि प्रक्षेप गति के अंदर जो इक्वेशन आती है, जो पाथ की इक्वेशन होती है, यानी किसी भी कण की प्रक्षेप गति के अंदर जो उसके पाथ की समीकरण होती है, वो समीकरण एक पैराबोलिक यानी परवलयकार की समीकरण होती है। अब बच्चों, परवलयकार की समीकरण क्या प्रदर्शित करती है? परवलय समीकरण ये प्रदर्शित करती है कि किसी भी प्रक्षेप गति के अंदर कण का जो वेग है, कण का जो पाथ है, वो कैसा होता है? परवलयकार होता है। क्लियर? तो कल तक हमने प्रक्षेप गति के अंदर पाथ के बारे में डिस्कस किया था। अब देखिए आज की जो क्लास है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बनते हैं आपकी बुक के अंदर। तो सबसे पहले हम कल का एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो प्रक्षेप गति है उसके बारे में। प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिएगा प्रक्षेप गति की अगर हम बात करें तो देखिएगा ये वाला y एक्सिस था और ये वाला x एक्सिस के बारे में हमने कंसीडर किया था। ठीक है, ये मूल बिंदु हो गया। वो यहां से किसी कण को हमने थीटा कोण से प्रक्षेपित किया है। कितने कोण से? थीटा कोण से प्रक्षेपित किया है। तो वो कोण लगातार गति करता हुआ इस तरह से जाता है, इस तरह से। तो ये जो पाथ है, ये जो रेड लाइन से लिखा हुआ है, ये वाला क्या है? प्रक्षेप का पथ है। यानी उस प्रक्षेप की अगर प्रारंभिक वेग u मीटर पर सेकंड है तो हमने बात की थी कि उसका जो क्षैतिज है वो ux यानी u cos थीटा के बराबर होगा और जो ऊर्ध्वाधर घटक है जिसको हमने uy माना है, uy वो किसके बराबर होगा? u sin थीटा। ये y एक्सिस था और ये हमने x एक्सिस की बात की। क्लियर? अब देखिएगा आज का जो टॉपिक है वो हमारा बेस है कि एक तो हम निकालेंगे कि ये जो प्रोजेक्टाइल है यहां से वो स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन से, मूल बिंदु से स्टार्ट हुआ है और वो इस तरह से गति करता हुआ इस बिंदु पर गिरा है। मान लेते कि ये बिंदु O है और ये बिंदु क्या है? P है। तो बिंदु P पर क्या हो रहा है? वापस से ग्राउंड पर गिरा है। तो O से लेके और P के बीच की जो दूरी है इसके बारे में हमें बात करनी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? परास बोलते हैं। तो यहाँ से लेके ये जो दूरी है x एक्सिस के और इस दूरी, ये क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है। क्लियर? अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो y एक्सिस की दूरी है ये कहलाती है बच्चों हाइट, प्रक्षेप की ऊंचाई। ठीक है, और ये क्या कहलाती है? प्रक्षेप की परास यानी रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। यानी हमें बात करनी है कि h का हमें डेरिवेशन निकालना है, हमें r की भी डेरिवेशन निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा पहले हम बात करते हैं जो कल हमने लिखा था सिंस x बराबर, ठीक है ना, किसके है? r, यानी इसको हम क्या बोलेंगे? क्षैतिज परास। क्षैतिज परास यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जो y एक्सिस के अनुदिश है जिसको हमने क्या बोला है? हाइट, वो क्या है? अधिकतम ऊंचाई। और थीटा ये क्या था? प्रारंभिक
प्रक्षेप कोण। और इसके अलावा हमने बात की थी कि u के बारे में। u क्या था? प्रारंभिक वेग। इनके बारे में हमने बात कर चुके थे, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों जो u x था, यानी x अक्ष के अनुदिश वस्तु का प्रारंभिक वेग, यानी वो कितना आया था आपके पास? u cos थीटा था। और u y यानी y एक्सिस के अनुदिश इस u का ऊर्ध्वाधर घटक वो कितना था? y sin थीटा। इतना हम कल बात कर चुके थे, क्लियर। अब देखिएगा आज की बात करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है प्रक्षेप की क्षैतिज परास। यानी जो रेंज है R, उसके बारे में बात करेंगे। इस रेंज का डेरिवेशन निकालेंगे, ठीक है। तो गति के दूसरे समीकरण से, गति के दूसरे समीकरण से अगर बच्चों को बात करें, गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? S बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, यानी ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, ठीक है। उसी तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप उसको a भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अगर हम उसको मेन इक्वेशन तो ये होती है, अगर हम पृथ्वी के रेस्पेक्ट में करते हैं उसको, तो हम एक ही जगह किसको रिप्लेस कर देते हैं? g को, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा अगर क्षैतिज की x बराबर कितना है? r के। और तो यहाँ से आप बच्चों देखिए r की बात करते हैं, r बराबर क्या हो जाएगा? ux इंटू टी प्लस हाफ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? g की। क्षैतिज के अंदर कोई भी एक्सीलरेशन अप्लाई नहीं है, कोई भी त्वरण नहीं लग रहा है, उस केस में कितना हो जाएगा? p स्क्वायर। यानी यहाँ से कितना हो गया? r बराबर कितना हो गया? u cos थीटा, ux को कितना लिख सकते हैं? इंटू टी, क्लियर। और r या x एक ही बात है, ठीक है ना, आप लिख सकते हैं चाहे तो यहाँ से देखिएगा अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम कितना हो गया? r अपॉन u cos थीटा, क्लियर। अगर हम y की बात करें तो जो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया, क्लियर। अब देखिएगा y एक्स के लिए हमें केवल r के बारे में, क्षैतिज परास की बात कर रहे हैं। तो क्षैतिज परास y डेल्टा में कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 0 इक्वल टू, यानी यहाँ पर s कितना हो जाएगा? 0 uy प्लस हाफ gt स्क्वायर, क्लियर। देखो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर y कितना हो गया? uy इंटू टी प्लस हाफ माइनस ऑफ gt स्क्वायर। हमने माइनस जी का क्यों यूज किया है? क्योंकि वस्तु है ऊपर की ओर जा रही है, तो जी हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, इसलिए जब कोई भी वस्तु ऊपर की ओर जाती है तो जी हमेशा नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ से देखिएगा y एक्सिस के लिए रेंज का y एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, y एक्सिस पे रेंज का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 इक्वल टू uy कितना है? u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ gt स्क्वायर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, प्लस और माइनस क्या हो गया? वापस से माइनस हो गया है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि u sin थीटा इंटू टी इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर, क्लियर बच्चों। या फिर देखिए इस t से हम इस t को कैंसिल कर लेते हैं, ये t से एक t कैंसिल हो गया, यहाँ से t की वैल्यू कितनी होगी? u sin थीटा इंटू 2/g, क्लियर। देखिएगा ये 1/2 है, इधर आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 हो गया,
साइन यू साइन थीटा इंटू डिवाइड में क्या हो गया टी हो गया। ये बच्चों वैल्यू किसकी होगी आपके पास है टी की वैल्यू होगी। अगर हम इस टी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, टी का मान समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में टी का मान रखेंगे इस वाले में, तो यहां से देखिएगा आर बराबर कितना हो गया u cos थीटा, ये सेम हो जाएगा u cos थीटा इनटू टी का मान कितना बच्चों यहां से देखिएगा 2u sin थीटा अपॉन जी। क्लियर, हमने किसको रखा है टी की वैल्यू को रखा है, या फिर हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, यहां से देखिएगा कि u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। देखो u इंटू यू कितना हो गया u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। और बच्चों ये एक आइडेंटिटी होती है 2 sin थीटा cos थीटा, ये होता है sin 2 थीटा के बराबर, ठीक है ना। एक आइडेंटिटी होती है 2 sin थीटा cos थीटा, इसके बराबर होता है sin 2 थीटा के इक्वल होता है। यानी हम 2 sin थीटा cos थीटा को कितना लिख सकते हैं sin 2 थीटा भी लिख सकते हैं। यहां से देखिएगा r है वो कितना हो गया u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। तो ये बच्चों क्या हो गया आपके पास है रेंज का फॉर्मूला, ठीक है, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। तो ये एक्सप्रेशन है, इक्वेशन थर्ड है, ये किसको दर्शाती है किसी भी प्रक्षेप गति कर रहे कण का क्षैतिज परास, उसको दर्शाती है समीकरण 3। u यहां पर क्या हो गया प्रारंभिक वेग हो गया, थीटा क्या है जिस कोण से उसको प्रक्षेप किया गया है, और g का वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या अगर आपको न्यूमेरिकल में g की वैल्यू 10 देता है तो उसके बारे में भी आप निकाल सकते हैं। तो कहीं आपको प्रॉब्लम है, इसको वापस एक बार देख लेते हैं कि ये वाला तो कल का एक्सप्लेन हो गया कि u x क्या हो गया उसका क्षैतिज परास है, u sin थीटा क्या है उसका ऊर्ध्वाधर घटक है, ठीक है ना, ये क्षैतिज घटक और ये ऊर्ध्वाधर घटक, u क्या है उसका प्रारंभिक वेग है, ठीक है। अगर हम बात करें कि h की, तो h क्या होगी उसकी अधिकतम ऊंचाई और r क्या होगी उसकी क्षैतिज परास, ठीक है, जिसको हमें ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि x है वो किसके बराबर है r के, ये जो दूरी है x है वो किसके बराबर हमने मानी है r के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से समीकरण से हम लगाएंगे गति की द्वितीय समीकरण से हम सीधी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर u x t, ठीक है, u cos थीटा और ये एक्सीलरेशन कितना हो गया 0 हो गया, क्लियर। अब y(x) के लिए भी हमने निकाल लिया। अब y(x) के लिए आपको पता है कि इस रेंज के लिए y(x) क्या हो गया 0 हो गया, रेंज तो हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज अक्ष के अनुदिश होती है, x अक्ष के अनुदिश होती है, तो यहाँ पर y कितना हो गया 0, u y कितना होता है u sin थीटा, ये हमने कल पढ़ चुके हैं, और हाफ g, ये हाफ माइनस का क्यों आया क्योंकि वस्तु को ऊपर की ओर फेंका है हमने, इसलिए क्या हो रहा है वो हाफ माइनस का है, सॉरी माइनस का हमेशा जी आएगा, क्लियर। इस तरह से हमने ये नेगेटिव था उधर लेके गए तो पॉजिटिव हो गया, t स्क्वायर से t कैंसिल हो गया, हमें t की वैल्यू को सब निकाल लिया है यहाँ पर, और इस t की वैल्यू को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है, क्लियर। तो जब हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो ये आइडेंटिटी याद रखना आपको 2 sin थीटा cos थीटा कितना होता है sin 2 थीटा के बराबर होता है, क्लियर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं इस हॉरिजॉन्टल, सॉरी इस वर्टिकल हाइट की, यानी इसको हम क्या बोलते हैं अधिकतम ऊंचाई, ठीक है। तो इसको पॉज करके आपको नोट करना है, एक बार पॉज कर लीजिए और नोट कीजिए इसको, ठीक है। पीडीएफ नहीं मिलेगी इसकी, आप डायरेक्ट नोट यहीं से कीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं, ये जो ध्यान रखना ये न्यूमेरिकल कई बार आते हैं एग्जाम में कि आपसे पूछा जाएगा कि क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए, उसकी मैक्सिमम हाइट ज्ञात कीजिए, उसके बारे में हम बात करेंगे।
अब देखिएगा हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया है आर का, वो कितना है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर हम अधिकतम की बात करें, ठीक है ना बच्चों, अधिकतम परास की बात करें, अधिकतम क्षैतिज परास, अधिकतम तो 36 परास है, यानी ये आर मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा कितना होगा, मैक्सिमम, ठीक है ना, क्योंकि आर अधिकतम के लिए साइन 2 थीटा अधिकतम होना चाहिए क्लियर। साइन 2 थीटा अधिकतम कितने पे होता है, 90 डिग्री पर। साइन थीटा की वैल्यू अधिकतम कितनी होती है, 90 डिग्री पर अधिकतम होती है। उस केस में देखिएगा साइन 2 थीटा की वैल्यू कितना होगा, 90, या फिर साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना होगा, ये साइन, तो साइन अधिकतम कितना होता है, 1 होता है ना, साइन 90 भी हो गया, तो यहां से हम थीटा को कैंसिल कर सकते हैं, यानी 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू 45, यानी जो परास है वो अधिकतम कब होगी, जब थीटा कितना होगा, 45, ठीक है ना। तो ये लिखोगे आर मैक्सिमम वो कितनी होगी, यू स्क्वायर अपॉन जी। आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो किसी भी प्रक्षेप के लिए जब उसकी अधिकतम परास पूछी जाती है तो वो कब होगी, जब थीटा कितना हो, 45 डिग्री। अगर किसी कण को आप 45 डिग्री पर भेजेंगे, 45 डिग्री से प्रोजेक्ट करेंगे, तो उसके लिए रेंज क्या होती है, अधिकतम होती है। इसके अलावा एक बच्चों यहाँ पर नोट को लिख लेना, साइड में लिख देता हूं मैं, थीटा तथा 90 माइनस थीटा के लिए क्षैतिज परास समान होती है। ठीक है ना, थीटा तथा 90 माइनस थीटा के लिए क्षैतिज परास क्या होती है, हमेशा समान। इसका मतलब अगर आपने 30 डिग्री पर भेजा किसी कोण को भेजा, उसके साथ साथ अगर आपने दूसरे कोण को 60 डिग्री पर भेजा, तो दोनों की क्षैतिज परास हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए, यानी थीटा 30 हो गया और 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 30 कितना हो गया, 60, दोनों के लिए क्षैतिज परास क्या होगी, समान होगी। तो ये भी नोट करना है आपको, ये क्वांटिटी में ज़्यादा पूछ जाता है डायरेक्ट। तो अधिकतम के लिए साइन थीटा कितना होना चाहिए, 0, और सॉरी अधिकतम होना चाहिए, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 45। इसको भी आपको नोट करना है पूछ करके। बच्चों देखिएगा, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, यानी एच की बात करें। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मीन्स देखिएगा, यानी उस बिंदु को अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में ये कितनी हाइट ट्रैवल करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई। हमने इस कण को यहाँ से प्रक्षेप किया, तो देखिएगा इसका वेग लगातार कम होता जाएगा, और आपको पता है अधिकतम ऊंचाई पर वेग है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये तो आपने पढ़ चुके हैं पहले भी। और उसके बाद वो कण है वो लगातार गिरना स्टार्ट हो जाता है इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यानी अधिकतम ऊंचाई पर पहुँचने में जितना समय लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है। अगर आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं
तो जितना समय वो ऊपर जाने में लगाती है उतना ही समय वो नीचे आने में लगाएगी, ठीक है ना, ये फिक्स होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से इस बिंदु पर हम मान लेते हैं ये बिंदु है आर है, आर तो हो गया हमारे पास, इसको हम ए मान लेते हैं, क्लियर। तो अधिकतम ऊंचाई है, ठीक है, माना कण द्वारा अधिकतम ऊंचाई h को तय करने में लगा समय t1 है। समय कितना है t1, यानी कि ध्यान में पूरा समय नहीं ले रहे, केवल अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का समय t1 है, ठीक है। अतः गति की द्वितीय समीकरण से, तो पहले तो देखिएगा, उसको बात करते हैं वी वाई, यानी अधिकतम ऊंचाई किसकी होगी, वाई एक्सिस के अनुदिश होगी, उसका वेग, ठीक है, वी कितना हो जाएगा यू आई जी टी, ठीक है। यहां से देखिएगा ये जो मैं वापस लिख रहा हूं, थोड़ा सा डार्क हो गया है, तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग, तो बच्चों अधिकतम ऊंचाई पर वेग है वो कितना हो जाएगा वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस माइनस जी टी, कौन सा है t1 वाला, ठीक है ना, क्योंकि हमने केवल वही समय लेना है जो यहाँ तक पहुंच रहा है, नीचे आने का समय नहीं लेना है कि यहाँ से वापस नीचे कितनी देर में आ रहा है, उसके बारे में बात नहीं करनी है। तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग कितना हो जाता है आपको पता है 0 इक्वल टू यू वाई, यानी किसके बाद है यू साइन थीटा के माइनस जी टी। तो यहाँ से अगर हम बात करें जो t1 है वो कितना हो जाएगा u sin थीटा अपॉन, इसको हमें इक्वेशन 4 नाम दे देंगे। ये t1 का यानी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगाया गया समय, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं गति की दूसरी समीकरण से। गति की दूसरी समीकरण क्या होती है, यानी s बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पर हम क्या लेंगे हाइट h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये गति की कौन सी समीकरण होगी दूसरी, यानी h बराबर क्या होगा यहाँ पर h बराबर u y कितना है u sin थीटा, t1 लिख देते हैं हम u sin थीटा अपॉन जी माइनस हाफ, जी की वैल्यू हमें नहीं पता है लेकिन t की वैल्यू रखेंगे यहाँ से u sin थीटा अपॉन जी स्क्वायर, या उसी का होल स्क्वायर करते हैं, क्लियर। देखिएगा क्या क्या हमने यहाँ पर कि दूसरी समीकरण से s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, दूसरी समीकरण ये होती है। हमें ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तो ऊंचाई के लिए दूरी क्या होगी, हाइट के बराबर होगी, y क्या होगा y एक्सिस के प्रारंभिक वेग, तो u y into t1 यानी ऊंचाई पर पहुंचने का समय हाफ माइनस जी क्यों हो जाएगा, क्योंकि वस्तु ऊपर क्यों जाएगी तो जी हमेशा माइनस लेते होता है t1। हमने u y का वैल्यू रख दिया, u sin थीटा होता है, t की वैल्यू यहाँ से दी हमने, t1 की वैल्यू u sin थीटा अपॉन जी माइनस यहाँ पर हो गया प्लस और माइनस माइनस हो गया t स्क्वायर हो गया, क्लियर। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, देखिएगा
एच बराबर यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा कितना हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, मल्टीप्लाई हो गए दोनों, u इंटू यू कितना हो गया, यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2। बच्चों देखिएगा यहाँ पर आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये g है और यहाँ पर g स्क्वायर आएगा, एक g से क्या हो जाएगा, g कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास केवल कितना बचेगा, g बचेगा। क्लियर, यानी ये 1 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा g में से हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या हो गया, तो ये क्या आ गई उसकी अधिकतम ऊंचाई h, हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो किसी भी कण को जब हम प्रक्षेप गति के अंदर फेंकते हैं तो उसकी जो अधिकतम ऊंचाई है वो कितनी होती है, हाफ यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। क्लियर, अब देखिएगा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक जाती है वो कितना समय लगाएगी, उसके बारे में बात करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ जाने का समय प्लस यहाँ से यहाँ जाने का समय, तो ये तो हमें पता है, ये भी हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसी को थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करता हूँ, इसको नोट कीजिए खोज करके, ये इक्वेशन हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और इसी को साथ ये है, ये इक्वेशन किसको दर्शाती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है अधिकतम ऊंचाई पर जाने में लगे समय को दर्शाती है। तो इक्वेशन जो 4 है तो किसको दर्शाती है, किसी भी कण के द्वारा अधिकतम ऊंचाई पर जो जाने में जो समय लगता है उसको दर्शाती है। क्लियर बच्चों, इसको नोट करना है आपको खोज करके, और मिटा देता हूं उसको थोड़ा। क्लियर, अब देखिएगा आपके पास जो h है वो कितना आ गया, हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। क्लियर, अगर हम अधिकतम ऊंचाई की बात करें, अधिकतम ऊंचाई के लिए बच्चों, अधिकतम ऊंचाई के लिए यानी साइन स्क्वायर थीटा वो कितना होना चाहिए, 90 के बराबर। ठीक है ना, h मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 1/2 यू स्क्वायर अपॉन जी। क्लियर, अब देखिएगा आपको पता है कि जो r मैक्सिमम होता है वो कितने पर होता है, 45 डिग्री पर। भाई आर मैक्सिमम कब होता है, 45 डिग्री पर। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो आर मैक्सिमम है वो कितना है, वो कितना हो जाएगा, 2 ऑफ एच मैक्सिमम। ठीक है, यानी ये 2 हो गया ना, क्योंकि आर मैक्सिमम कितना होता है, यू स्क्वायर अपॉन जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी यहां से जो एच मैक्सिमम है वो कितना होता है, आर मैक्सिमम का हाफ होता है। ये भी हमें रिलेशन निकाल सकते हैं। क्लियर, इसको नोट करेंगे खोज करके। अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रक्षेप में लगा कुल समय। ठीक है ना, यानी उड्डयन काल का कुल समय है उसके बारे में बात करेंगे।
नेक्स्ट है उदयन काल का कुल समय हम कैपिटल टी से दर्शाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, चूंकि अधिकतम ऊंचाई पर जाने में लगा समय, अधिकतम ऊंचाई पर जाने में लगा समय t1 कितना होता था, अभी हमने बात की थी u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। अतः कुल समय कितना हो जाएगा भी, जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में, यानी 2 ऑफ t1, यानी जो t है वो कितना हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g। ये बच्चों होता है किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन का मैक्सिमम यानी अधिकतम उड्डयन काल, कितने समय तक वो हवा में यहाँ से फेंकने के बाद यहाँ पर गिरने के बीच में रहेगा। क्लियर? आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको प्रॉपर तरीके से नोट करना है। अगर फिर भी कहीं दिक्कत होती है तो आप दोबारा से ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।